नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस खूबसूरत नाट्य संध्या में, जिसमें हम एक्टर्स थिएटर एट राजस्थान के कलाकार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी और उनका संघर्ष। आप सबको बता दें कि ये नाटक संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृत है, जिसके लेखक हैं स्वर्गीय श्री महेंद्र जैन, और इसका निर्देशन किया है राजस्थान रंगमंच के सीनियर फेलो डॉक्टर चंद्रदीप हाड़ा ने। तो आइए देखते हैं नाटक अग्निपथ। भाभी नहीं, हमारे लिए कम गौरव की बात नहीं है। आईसीएस बनना तो ऐसे खेल नहीं है। देश का हजारों युवकों का चांद फोक नहीं सो जाता है। लेकिन भैया, जिसके मन में अंग्रेजी सरकार को कानून बैठने की जरूरत नहीं हो, वो कैसे उस सरकार का गुलाम बन सकता है? इसका अर्थ है कि आपको उन्हें जो मन की बात लिखी है। उनके लिखने की तो मत पूछो भैया। उनके पत्र तो इतने मन को छूने वाले होते हैं कि बार-बार पढ़ने का मन करता है। भैया, आपको भी तो मिले होंगे ना उनके पत्र? एक तो कल ही मिला है। अभी उसको लगता है कि वो बड़ी असमंजस में है। आईसीएस उनके लिए दुविधा बन गई है। क्यों नहीं बनेगी? सुभाष चंद्र दार्शनिक है। गीता तो कर्मियों उनकी प्रेरणा है। विवेकानंद का आत्मविश्वास उनके चिंतन का आधार है। सच है। सुभाष स्वयं कर्मी बने। महापुरुष के अध्यात्म में वे अपनी आत्मा को आत्मा ही मुक्ति के दर्शन खोजते हैं। अरे गांगुली माशे, आज किधर सूर्योदय हुआ है? प्रणाम शरद
आज उसका अंतिम निर्णय भी मिल गया है। वो क्या? लिखा है चिंतन के सभी रास्ते बंद कर 23 से और कुछ पड़ा। आशा है परिणाम शुभ हो। और ICS की नौकरी? इससे क्या पत्र दे दिया है। मैं अभी देशबंधु महोदय से मिलकर आ रहा हूँ। तो हिंदी पढ़ लो। दादा, मैं जानता हूँ मैंने आप सबका दिल तोड़ा, बुजुर्गों की अवज्ञा की, लेकिन इस संकट की घड़ी में मेरी प्रार्थना है ये सब मेरे प्यारे देश की भलाई में समा जाए। राष्ट्र का आशीष मिल गया। मातृश्री ने निर्देश किया है कि मैं आजादी गांधी जी के साथ देश सेवा और स्वाधीनता संग्राम में सहजता ले सकूं। बड़ा प्रिया, आगे बढ़ो। सबों छोड़ने की होड़ लगी है। सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास, आसिफ अली, M.R. जेकर, सभी ने मेरे वकालत की आकाश चूमती आमदनी और प्रतिष्ठा का सहज त्याग कर दिया। इस महान लेख में मेहता को बहुत छोटा। और ऐसे अपनी आराध्या माँ की वंदना के स्वर में अवश्य करें। उसके नाम का कोई पूरा कैसा लिखते हैं। हे भारत माता, आराध्य माता, विश्वास कर, सुभाष आ रहा है। उसको संसार का कोई भी प्रलोभन नहीं रोक सकता। ये मेरे प्यारे हिंद देश, मेरा दृढ़ विश्वास है रास्ता की जंगल से तो शीघ्र मुक्त होगा। घर घर में भी आनंद की अव्वल धारा प्रवाहित। वेद विचार उठे, सृष्टि में गई, दिव्यताएं चाहिए। स्वाधीन आकाश के नए भारत का निर्माण होगा। सुभाष आ रहा है सुभाष। प्रणाम। कहाँ से आ रहे हो? देशबंधु जी से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा होगा देश के हालात ठीक नहीं। यही तो चिंता का विषय है। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मुंबई में गांधी जी से तुम्हारी भेंट कैसे हुई? तो आपको ये भी पता है कि मुंबई में मैं उनसे मिल चुका हूँ। दादा, मेरा जहाज 16 जुलाई को मुंबई पहुंचा और उसी दिन मणिभवन जाकर मैं भी बाकी लोगों के साथ महात्मा जी से मिलने की प्रतीक्षा करने लगा। जी मेरी बारी है, मैं सीधा घर चला गया। क्या देखा वहाँ? एक दुबला पत्ता दंगा शरीर, कमर से घुटनों तक खादी की आधी टोपी, ऊपर का बदन हुआ। पहले दर्शन में ही मैं तो अभिभूत हो गया, लेकिन मैं शर्मिंदा था क्योंकि मैंने विदेशी कपड़े पहने हुए थे। इसलिए मैंने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, आदरणीय मैं क्षमा चाहता हूँ, सीधा इंग्लैंड से आपके पास आ रहा हूँ। तब क्या कहा गांधी जी ने? एक स्नेह भरी मुस्कान के साथ उन्होंने बैठने का इशारा किया और कहा, निसंकोच सहज होकर अपनी बात कहोगे सुभाष, अब मेरा साहस कुछ कर। तो मैंने कह दिया, आदरणीय मैंने ICS की नौकरी छोड़ दी, देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ क्या करूँ। सुंदर क्या बोले? वे कहने लगे, सत्येंद्र नाथ टैगोर ICS की नौकरी पाने वाले पहले भारतीय थे और तुम ये नौकरी छोड़ने वाले पहले भारतीय। फिर बोले, अच्छा बताओ मुझे मुझसे क्या करना। तो मैंने कह दिया, आदरणीय ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करना, टैक्स नहीं देना, स्कूल कॉलेज और अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, क्या ये सब देश को आजाद करवाना? तुमने इतना सब कुछ कह दिया कि तुम्हें जरूर नाराज हो गए। नहीं दादा, इस पर भी वे नाराज नहीं हुए, बल्कि कहने लगे, नौजवान असहयोग से सत्ता तो पाई जा सकती है, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए हिंसा से बड़ी ताकत अहिंसा में होती है और फिर हिंसा को सिर्फ हिंसा को जन्म देती है। और आजादी के बाद हमें देश के नव निर्माण की बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। अति सुंदर। स्वाधीनता आंदोलन का पहला पाठ तुम्हारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक था। एक बात और दादा, अभी कुछ दिन पहले जब मैं जहाज पर था तो कवि गुरु रविंद्र से मेरी भेंट हो गई। उनका भी यही कहना था कि आंदोलन में तेजी आए बगैर आजादी का सपना पूरा नहीं किया जा सकता। सुभाष, हम देख रहे हैं देश का वातावरण बहुत गर्म है, लोगों में भरपूर जोश भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ब्रिटिश सरकार इतनी जल्दी झुक जाएगी। आपने ठीक कहा दादा, मेरा मन भी यही कहता है। जनता सबको स्वतंत्र भारत का सपना देख रही है, बहुत देर तक इंतजार नहीं करेगी। ठीक कहते हो। मुख्य बात एक ही है, हमें आजादी चाहिए, पूरी आजादी। और कांग्रेस, क्या मुझे कांग्रेस की सदस्यता लेनी चाहिए? हाँ, तुम्हें कांग्रेस का सदस्य ही बनना चाहिए, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस ही पूरे देश में चेतना जगाने का एकमात्र मंच है। दादा,
आपके विचार सचमुच सटीक और व्यवहारिक हैं। लेकिन सुभाष एक बात हो, आदेश करें दादा। मैं सोचता हूँ महात्मा जी की छवि को कमाना भी हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। आपने ब्रिटिश सत्ता सचमुच उससे घबराती है। आपने ठीक कहा दादा। मेरा मन भी यही कहता है। महात्मा जी हमारे सर्वोपरि हैं। अब मुझे आगे दीजिए दादा। जाओ विश्राम करो, बाकी बातें बात करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजी सरकार का नाश हो, नाश हो। अंग्रेजी सरकार का नाश हो, नाश हो। हमारी दीदी कमला देवी चट्टोपाध्याय जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी दीदी कमला देवी चट्टोपाध्याय जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। मेरे प्यारे स्वतंत्रता प्रेमी भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं भारत माँ के नाट्य सपूत सुभाष चंद्र बोस को, जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने कई वर्षों तक जेलों में बंद करके हमसे दूर रखा। वे कई गंभीर बीमारियों से भी जूझते रहे हैं, लेकिन उनका इलाज कराना तो दूर, अंग्रेजी सरकार ने उन पर बहुत यातनाएं की हैं। बेहोशी की हालत में वे रेडी से जीते रहे। शर्म करो, शर्म करो। अंग्रेजों शर्म करो। शर्म करो, शर्म करो। अंग्रेजों शर्म करो। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। भाइयों, हमें आज गर्व है कि ब्रिटिश हुकूमत सर पर टक्कर रह गई है, लेकिन हमारे प्रिय सुभाष ने इस कलकत्ता भवन पर हमारी आन, बान और शान के संगीत के झंडे को फहरा ही दिया है। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। भाइयों, हमें निडर से निवेदन करती हूँ कि वे भगवान वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दो युगों का भारत प्रेम है, इसमें हमारी केवल और आजादी का उल्लास होता है। मुझे गर्व है बर्मा की हमारे जेल में हमारे देश के महान नेता लाला लाजपत राय और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने करवाया। वहाँ मुझे भी लंबे समय तक रहने का अवसर मिला। कलकत्ता की प्रेसिडेंट जेल में मैंने महामना देश से 6 महीनों तक देश की आजादी के लिए सब कुछ करने की सोचा है। भाइयों और बहनों, कुछ दिनों के कारोबार हमारे मनोबल को नहीं ला सकेंगे। मैंने सपना देखा वो स्वाधीन भारत का सपना है। इसलिए मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर हमारे स्वाधीन गणतंत्र का निर्माण करें और उसका नियंत्रण भी हमारे ही हाथों में हो। वीर सुभाष आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। वीर सुभाष आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चलो भाइयों, हमें मैदान में विशाल जनसभा भारत माता की जय। भारत माता की जय। जिंदाबाद। जिंदाबाद।
कानून तोड़ा है। ले चलो। लगता है सुभाष से फिर लड़की केस हो जाएगी। चलो दिल्ली पुकार के हमें ब्रिटिश सरकार अपनी मनमानी पर उतरकर आतंक फैला रही थी। देश के लाडले सपूत सुभाष ने मातृभूमि की मुक्ति के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की ठान ली थी, बिना ये चिंता किए कि अंग्रेज सरकार के कुचक्रों का जंजाल कितना कांटों भरा होगा। वो वीर अभिमन्यु की भांति निडर होकर आगे से आगे बढ़ता जा रहा था। विरोध कैसा भी हो, भ्रम और आरोपों की भाषा कैसी भी हो, गंभीर, शांति और सहजता में लिपटे सुभाष के उत्तर सदा संतुलित होते। जुलाई 1927 में उन्होंने घोषणा की थी, वंदे मातरम गान से हमारा स्वाधीनता अभियान प्रारंभ हुआ था। इसी कारण आज हम माँ को इसी रूप में पुकार रहे हैं। दिसंबर 1928 के राजभाषा सम्मेलन में बोले, बंगाल को हिंदी विरोधी बताना भ्रामक है। हिंदी के लिए बंगालियों ने जितना काम किया है उतना हिंदी भाषियों ने भी शायद नहीं किया होगा। इसी प्रकार दिसंबर 1929 कांग्रेस अधिवेशन में आंशिक स्वराज के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा, कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी दर्जे से संतुष्ट नहीं होगी। अगस्त 1930 में सुभाष कलकत्ता महानगर के मेयर चुने गए। इससे पहले 26 जनवरी को उन्होंने स्वाधीनता दिवस के जुलूस का नेतृत्व भी किया। पुलिस की अंधाधुंध लाठियों से शरीर लहूलुहान हो गया, हाथ की 2 उंगलियां टूट गई, जेल में डाल दिए गए, वहां क्षय रोग से घिर गए, पर जेल में भी संघर्ष जारी रहा। जेल से छूटे तो शरीर भले ही कमजोर हो गया, आंखों के नीचे काली छाया पड़ गई, लेकिन अब की बार लोगों ने उन्हें क्रांतिकारी वेश में ही देखा। आनंद सागर में आज आ रहा है। सब जन पतवार थामकर बैठे हैं। खेते चलो अर्थात बोझ कितना भी हो, दुख परिणाम मारता। लहरों पर तैर कर जाएंगे, प्राण जाए तो जाए। आनंद सागर में आज आ रहा है। गुलामी सबसे बड़ा अभिशाप है, तो उसे चुपचाप रहना उससे भी बड़ा अपराध है। दुनिया युद्ध की त्रासदी झेल रही है। विश्व के बड़े बड़े देश आपस में लड़ रहे हैं। काश इस अवसर का लाभ उठाकर देश में असहयोग आंदोलन छेड़ा जाता तो ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता। ये कैसा उपहास है, महात्मा जी समझना क्यों नहीं चाहते? ब्रिटिश सरकार साम्राज्यवादी है, उसे हम कितना भी सहयोग क्यों ना करें तो सीधे सीधे सत्ता नहीं सौंपेगी। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होकर ही हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय साधनार आरंभ में तोमा के दूर था ये देखिए तो उनके संपूर्ण विश्वास करके दुविधा रूप दीप्ति हमार से सिचा केवल आसवास मेरे साथ दादा महेंद्र घोष भी है। मैं उन्हें कवि गुरु रविंद्रनाथ के उस पत्र की पंक्तियां सुना रहा था जो उन्होंने आपको लिखी थी। बंगाली कवि आसी बांग्लादेश है रहा तो उनके देश नायकर पदे वर्णी करी गुरुदेव ने तुम्हें बिल्कुल ठीक उपाधि दी है। देश नायक, राष्ट्र नायक, जनता के प्रिय नेता। गुरुदेव का चिंतन सदा राष्ट्र हित से प्रेम रहा है। कवि गुरु महान हैं। उनके हृदय में भारत माता के लिए असीम प्रेम, और मैं ही क्यों, भारत माता के हर सपूत के लिए उनका दिल धड़कता है। हाँ दादा, सोदपुर कांग्रेस में महात्मा जी को पत्र लिखा था उन्होंने। कांग्रेस में आधुनिक विचार वाले 2 ही व्यक्ति हैं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों के हाथ में राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर सौंप देने में देश की भलाई है। लेकिन यही तो समस्या है, दोनों की दिशा एक है, पथ भी एक है,
लेकिन विचार अलग अलग और मतभेद तो इतने बढ़ गए हैं कि पूछो मत। मतभेद होना बुरा नहीं है दादा, और फिर एक दूसरे को मिटाकर हम आजादी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो तो तुम्हारे कामों का अराजकता बताते हैं। यहाँ तक कि हरिजन में लिखते हैं कि देश का सर्वनाश लिखते हैं। और क्या ये सही नहीं है कि कांग्रेस आपको किसी न किसी बहाने जेल के अंदर ही बंद देखना चाहती है? अपने विचारों का स्तर इतना नीचे मत गिरा। कांग्रेस को भले ही स्वराज की जरूरत ना हो, लेकिन देश की अखंडता, आजादी के सपने को, सांप्रदायिक सद्भाव को और ब्रिटिश सरकार के साथ तालमेल को गांधी जी की बहुत जरूरत है। एक बार सुभाष नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन गांधी जी नहीं रहे तो आजादी पाकर भी भारत की जनता आजादी के सुख से वंचित रह जाएगी। हाँ दादा, आप सचमुच महान हो सुभाष दादा, लेकिन यहाँ आने के कुछ दिन पहले तो आप उनसे मिलकर आए थे, तो क्या उन्होंने आपकी बात नहीं मानी? उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि अगर इस आंदोलन से हमें सफलता मिलती है तो हमें बधाई देने वाले वो पहले भारतीय होंगे। तो क्या आक्रमण ठंडे बस्ते में? यहाँ पड़े पड़े आक्रमण संभव भी तो नहीं है दादा। जेल से तो आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि आप केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य चुनने के हैं और मंडल के अध्यक्ष में भाग लेंगे तो आपको मुक्त तो करना ही पड़ेगा। मिस्टर सुभाष, इसको मुक्त कराना मांगता है। मुक्त तो मेरे देश को अंग्रेजों के चंगुल से होना है जनरल साहब। फिलहाल तो मैं अपनी मुक्ति की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी मुक्ति कैसे पॉसिबल है मिस्टर बॉस? क्यों? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन को अटेंड करने के लिए आपकी सरकार मुझे निगरानी करेगी। हमारा एप्लीकेशन ऊपर गया था, बट मिस्टर बॉस, ब्रिटिश हुकूमत की आंखों में धूल डालना इतना आसान नहीं है। हमारी सरकार तुम्हारा चलन अच्छी तरह समझता है। यानी विधानमंडल के अधिवेशन के लिए भी मुझे नहीं जाना देंगे? बिल्कुल नहीं मिस्टर। तुम जी हेमेंद्र घोष हूँ, आप ही के जेल का एक बंदी। जो भी हो, कान खोलकर सुन लो, मिस्टर सुभाष बहुत ही खतरनाक आदमी है। सरकार इसको कभी नहीं छोड़ेगा। लो, कर लो। सरकार ने सुभाष की प्रार्थना स्वीकार नहीं की है। तो आपके लिए खुशखबरी और है, और मुझे कुछ और नहीं सुना है मिस्टर जेलर, अब जा सकते हैं। लेकिन सुनना पड़ेगा, सरकारी हुक्म है। हम तुमको जरूर सुनाएगा। मैंने कहा ना, नाराज क्यों होता है ग्रेट मैन? मेरी सरकार ने हमारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कैजुअल बना दिया और साथ में दफा 26 भी चोरी हो दिया, ताकि किसी ना किसी बहाने तुमको जेल में ही बंद रखा जा सके जब तक सरकार चाहे। अब तो खुश हो तुम, देखा मेरी सरकार कितना दयालु है। यंगस्टर, तुम घर कैसे आ गया? घर मीटिंग नहीं चलेगा, जाओ अपना बैरक में लौट जाओ, ड्यूटी करो। अरे साहब, वो हम तो क्या सुबह घूमते हुए आ गए थे और सुबह तक साथ सीट देखने में मस्त हो गए। हम लोग जा ही रहे थे कि आप आ गए। डिसिप्लिन तोड़ने को बर्दाश्त नहीं करेगा। यस सर। जरा चौकस, ये क्रांतिकारी बड़ा जालिम होता है। घटा मत तोड़ो। यस सर। दादा, अब क्या होगा? सरकार तो निर्लज और क्रूर हो गई है। चिंता मत करो, सुभाष पर हमें पूरा विश्वास है। वो अवश्य ही कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालेगा। कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा दादा। यहाँ सड़ कर मरने से तो अच्छा है कोई बड़ा काम। सुभाष, बड़ा काम? क्यों ना गांधी का टोटका आजमाए, जैसे कि अनशन। हाँ सुभाष, एक बार पहले भी तुम अनशन का असर देख चुके हो। हाँ दादा, शायद यहीं से कोई रास्ता दिखाएगा। अवश्य मिलेगा। नहीं तो यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। एक बात वैसे भी और- युद्ध समाप्त होने तक ये सरकार तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। एक बात और, अंग्रेज सरकार अनशन और सत्याग्रह से वैसे भी घबराती है। देश और विदेश में पहले ही खूब बदनाम हो चुकी है अंग्रेज सरकार, इसलिए तुरंत निर्णय भी लेती है। दादा, मनेंद्र काफी समझदार हो गया। दूर की सोचता है। आखिर चेला किसका है? चलो मनिंद्र, वरना वो फिरंगी गुलाम फिर से आ जाएगा। आ गया सुभाष दा। शुभ सलाम। तो सर,
मेरे देश का इतिहास कहीं और रचा जा रहा है और मैं यहाँ निष्क्रिय पड़ा हूँ। आज़ादी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। पिछली यूरोप यात्रा में विदेशी और प्रवासी भारतीय मित्रों से जो शक्ति और सहयोग मिला वो कब काम आएगा। द इंडियन स्ट्रगल किताब ने पश्चिम की दुनिया में भी तहलका मचा दिया था। संडे टाइम्स, डेली हेराल्ड जैसे अखबारों ने भी मेरे विचारों को सहज रूप से सराहा था। इसका अर्थ है सत्य मेरे साथ है, मेरा मार्ग सही है। स्वामी जी, आपने सच ही कहा। दुखों के सागर से ही पुरुषार्थ जन्म लेता है। सारे संघर्षों को झेल कर ही जीवन में विजय प्राप्त होती है। तो फिर मुझे डर क्यों? मन में निराशा क्यों? उठो सुभाष, आगे बढ़ो। लक्ष्य सामने है। सफलता तुम्हारे चरण चुमेगी। आइए डॉक्टर पंचानंद, स्वागत है आपका। ये कोई बड़ी बात नहीं है डॉक्टर मुशाय। दरवाजे पर जो ही दस्तक होता है तुम्हारा ध्यान भंग हो ही जाता है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है डॉक्टर मुशाय। चिंतन मनन ही क्या, यहाँ तो रात की नींद हराम कर देने वाले निशाचर और भी बहुत है। कहीं हमारी ब्रिटिश सरकार तो मेहरबान नहीं हो गई आपके ऊपर? वो कभी नहीं होने वाली। आपकी सरकार का बस चले तो वो मुझे अंडमान की काल कोठरी में डाल दे। आइए कीजिए जांच और बताइए आपकी सरकार को कि अब मैं और कितने दिनों का मेहमान हूँ। ऐसा ना कहे सुभाष बाबू, अभी तो आपको बहुत कुछ करना है, लेकिन क्या डॉक्टर? मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ, आपका शरीर पूरी तरह बिगड़ चुका है। इसको थोड़ा आराम चाहिए और मिलना जुलना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन समाप्त, यही ना? लेकिन डॉक्टर, मेरा चिंतन मनन जिसे आप टेंशन कहते हैं वही तो मेरे मन की शक्ति है और मिलना जुलना एकमात्र वही तो मेरे जीवन का सहारा है। आपको समझाना बड़ा मुश्किल है। पिछले 10 सालों से आपका शरीर अंग्रेज सरकार के अत्याचारों और घातक बीमारी को सहन करता हुआ आज भी बिना कोरोना का ढांचा बन कर रह गया है। आप कितना बनवा है? आखिर क्या सोच रखा है आपने? सिर्फ एक ही सोच, किसी भी तरह इस जेल से मुक्त होना चाहता हूँ, मेरे देश की मुक्ति के लिए। वो असंभव है। आपके स्वास्थ्य की जो रिपोर्ट मैंने सरकार में भेजी थी, उसे देखकर तो बड़े से बड़े अपराधी को भी जेल से तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी होता है। लेकिन आपकी सरकार सोचती है कि अगर मुझे जेल से रिहा किया गया तो उसका तख्ता पलटने देर नहीं लगेगी, यही ना? देश के कोने कोने में आप कितने लोकप्रिय हैं, सरकार अच्छी तरह जानती है, वो कोई गलती नहीं करेगी। और अगर मैं जेल में ही मर गया ये तो अंग्रेज सरकार कभी नहीं चाहेगी। आपका जिंदा रहना और जेल में बंद रहना दोनों ही उसके लिए बहुत जरूरी है। वो आपको मरने भी नहीं देगी। तब तो मुझे जेल में ही प्राण त्यागने की तैयारी करनी चाहिए, ताकि इस नारकीय जीवन से छुटकारा मिलने के साथ मेरे देश को नई ऊर्जा मिल सके। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये आपके सोचने लगे मिस्टर सुभाष। अब एक ही निर्णय है डॉक्टर, या तो मुझे जेल से निकालो, नहीं तो मैं जीवित रहने से इनकार करता हूँ। अनशन कहीं ऐसा वैसा तो नहीं करना चाहते आप? बस वही समझ लीजिए, मैंने आपकी सरकार को पत्र लिख दिया है कि 29 नवंबर से अनशन शुरू कर रहा हूँ, और अगर जेल से मुक्ति नहीं मिली तो ये अनशन मेरे मरने तक चलेगा। लेकिन ये तो आत्मघाती रास्ता है। आत्मघाती नहीं डॉक्टर, एक जागृत आत्मा की आवाज। आज मुझे मरना ही चाहिए ताकि मेरा महान देश जीवित रह सके, स्वतंत्र बन सके। यदि बलपूर्वक आपका अनशन सुनवाया गया तो उसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे। मैंने आपकी सरकार को पहले आगाह कर दिया है, वो मेरे अनशन में बाधा ना डाले और मुझे शांति से प्राण त्याग दे। मैं सोचता हूँ आपका शरीर इस कठोर अनशन का बोझ ज्यादा दिनों तक सहन नहीं कर पाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ, ताकि मेरे देश की मुक्ति का दिन और पास आ जाए। आप मौत को गले लगाना चाहते हैं। मैं खुद आपको इधर हृदय से अभिनंदन करता हूँ, लेकिन आपको एक कैसे समझाऊं कि अंग्रेज सरकार निर्दयी, जड़ जिद्दी और हिंसक होती है। जैसे उसकी प्रतिशत आप पर लगेगी, वो चोर का हिसाब की तरह आपको डसना नहीं भूलेगी। डॉक्टर पंचानन, आपको बोला था सुभाष 1-2 दिन का मेहमान है। वो एकदम सही था जैसा साहब। अब उसके शरीर प्राण के अलावा कुछ भी तो नहीं है।
कमाल है, वो दिन भर में कौन सा नमक का पानी लेता है, फिर भी उसे वो कमजोरी महसूस नहीं होती। कहीं रात को तो नहीं खाता है चुपके चुपके? वो कैसे संभव है श्रीमान? कौन खिलाएगा उसे रात को? शायद आप नहीं जानते टेलर साहब, मन और आत्मा की ताकत बड़ी जबरदस्त होती है। उसके आगे मनुष्य का स्वस्थ होना भी जरूरी नहीं होता। वो कैसे होता है? बड़ा मैं भी तो समझाओ। आप सुभाष को देख रहे हैं ना, 2-3 दिन के उपवास में उसका चेहरा कैसे चमकने लगा है और शरीर में भी फुर्ती आ गई है। ऐसा लगता है मानो ईश्वर ने उसके बीमार शरीर में नई ताकत भर दी हो। तो हमने देखा, उधर देखो, सुभाष इधर ही आ रहा है। वो जैसी मस्त चाल है, साक्षात स्वामी विवेकानंद जैसी। क्या बोला? मैं देख रहा हूँ सर, सुभाष ने अपनी सही प्रपंचों से मुंह मोड़ लिया है। शायद उसने आजादी लड़ाई से भी मुंह मोड़ लिया है। अब तो उसको केवल अपने आत्मा के उद्धार की चिंता है। अरे सचमुच वो तो महात्मा बन गया है। देखो तो कितना सुंदर लग रहा है। हमको मालूम है रात दिन पूजा पाठ में लगा रहता है ये। हमने अपनी सरकार को भी ये रिपोर्ट भेज दिया है। लेकिन ये अनशन, यही तो परेशानी है। सरकार सुभाष का फॉर्म जल्दी बोलना बंद कर। ओ मिस्टर बॉस, अब कैसा है तुम? हम बहुत खुश हो। तुम महात्मा बन गया। अब तुमको ये उपवास का झमेला खत्म कर देना चाहिए। तुम्हारा जिंदगी बहुत प्रीशियस है मास्टर। मैं जानता हूँ मिस्टर टेलर। फिलहाल तो आप ये बताएं कि मेरे दूसरे पत्र का आपकी सरकार ने क्या जवाब भेजा है? जवाब ही तो नहीं भेजा, लेकिन तुम्हारा उपवास को सरकार सुसाइड मांगता है, इसलिए इसको टूट। और अब तो तुम इसमें बहुत बड़ा महात्मा बन गया है। मैं जानता हूँ मिस्टर टेलर। आपने देखा श्रीमान, सुभाष को अपने जीवन की रत्ती में भी चिंता नहीं है। शहीद होने की ठान है मन में शायद। तुम सच बोलता है। इधर देखो, सुभाष ने सरकार को जो लेटर भेजा था इसमें क्या लिखा है? इनमें से एक लेटर तो सुभाष का राजनीतिक वचन है। ये क्या होता है? सुभाष का पॉलिटिकल बीज। इंटरेस्टिंग, पढ़ के सुनो। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस संसार की हर चीज नष्ट हो जाती है, लेकिन विचार और आदर्श कभी नष्ट नहीं होते। कोई व्यक्ति किसी विचार के लिए मर सकता है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वही विचार हजारों लोगों में अवतार ले लेता है। तो फिर इससे बड़ी खुशी और क्या होगी कि कोई अपने ही सिद्धांत के खातिर जीता है और मर जाता है। लेखक को ही डेथ का फिलोसफी मालूम होता है। बट है बहुत ग्रेट। और भी तो लेटर है, भी तो पढ़ो। અમાર મધ્ય આદિ কিছু মূল্যবান থাকে আছে। আমার মধ্যে আমার দেশ की मानवता सत्य का स्थायी बिना। हम तो कुछ नहीं समझा। लिखा है, अगर मेरे अंदर कुछ मूल्यवान है तो मेरी मृत्यु के बाद मेरे देश और मानवता को कोई हानि नहीं होगी। अगर ईश्वर ने चाहा तो उससे लोगों को नैतिक बल मिलेगा, क्योंकि किसी का जीवन देने की अपेक्षा किसी की इच्छा से बलिदान करना सबसे बड़ा आत्मत्याग है। ये कैसा मुसीबत है? चलो डॉक्टर, सरकार को अब जल्दी से रिपोर्ट भेजना जरूरी हो गया है। और क्या लिखेंगे आप उसमें? यही कि सुभाष बहुत बड़ा सन्यासी बन गया है। इससे ब्रिटिश सरकार को कोई खतरा नहीं। बिल्कुल सही और सोचा। यदि सुभाष को जल्दी नहीं छोड़ा गया ना, तो वो जेल में मर सकता है। बिल्कुल सही सोचा है सर। चलिए जल्दी कीजिए। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। तन्हा ही अपनी राह चलता जाएगा, तन्हा ही अपनी राह चलता जाएगा। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा।
मुझे क्षमा कर दो। जेल से छूटकर आई थी। तुम्हारे पास डॉक्टर आ सकते हैं, तो फिर पुलिस आ सकती है, लेकिन घर के लोग नहीं आ सकते। ये कैसी नजरबंदी है? अपने इस लाडली देवर से क्यों नाराज ना हो भाभी माँ, यहाँ बैठिए। देख रही हूँ अब तुम्हारी बोलचाल भी सन्यासियों जैसी हो गई। संसार से मुखिया मोड़ा, अपनों को ही भूल गए। सगे संबंधियों का मोह बहुत बड़ा बंधन होता है भाभी माँ, इसलिए मैंने सभी को बाहर रोक दिया। किसी से भी मिलने का अर्थ होता है अनुष्ठान में बाधा। अब बैठिएगा नहीं? चिढ़ाओ मत। मैं इस बारे में तुम्हारे दादा से भी बात कर ली, उन्होंने भी माना। सुभाष देश को इस हालत में छोड़कर पलायन कर ही नहीं सकता। क्या संन्यास पलायन होता है बहू दीदी? और नहीं तो पूरा संसार युद्ध की आग में जल रहा है। अंग्रेजों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरे देश को दांव पे लगा दिया है। स्वाधीनता आंदोलन सोया पड़ा है और तुम संन्यास की बातें करते हो। बस भाभी माँ बस, भरोसा रखो। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि सुभाष कभी भी पलायनवादी नहीं बन सकता है। हमें अपनी मोह ममता को वश में रखना ही होगा। आप देख रही हैं घर के भीतर तक हजार हजार आके दिन रात ताकाझाकी कर रही हैं। अब आप जा सकते हो, मेरी पूजा का समय हो गया। महाकाली तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। बाबू, मैं आ गई। आज की डाक दीजिए, मैं पढ़ना शुरू करूँ। नहीं ना, अब कोई डाक नहीं, ना कुछ लिखेंगे और ना ही कुछ सुनेंगे और ना ही किसी से मिलेंगे। लेकिन काकू, ये तो कोई नई बात नहीं है। समाचार पत्र भी रोज यही बात कह रहे हैं कि सुभाष काली माँ के परम भक्त बन गए हैं, किसी से मिलते तक नहीं। लीला, ये सब तो अखबारी खबरें हैं, देखते नहीं? घर के बाहर तक 50 गुप्तचर दिन रात ताकाझाकी कर रहे हैं। चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती। ऐसा नहीं है काकू, अब तो सबको विश्वास हो ही गया है कि आप काली माँ के परम भक्त बन गए हैं, किसी से मिलते तक नहीं। ये सब तो माँ की कृपा है लीला, वो ही हमें राह दिखाएंगी। लेकिन काकू, आगे का रास्ता बहुत कठिन है। क्या आप बाहर जाके अंग्रेजी सरकार को झुकाने में समर्थ हो पाएंगे? तुम ठीक कहती हो लीला, आगे का रास्ता कांटों से भरा है, एक धधकता अग्निपथ। मैं खुद नहीं जानता आगे क्या आने वाला है, लेकिन आने वाले संकट से घबराकर चुप भी तो नहीं बैठा जा सकता। लीला, लेकिन काकू, मेरे मन में रह रह के एक भय उत्पन्न हो रहा है। कैसा भय? फिरंगी सरकार का जाल सारी दुनिया में फैला हुआ है। कहीं वो आपकी योजना को। लीला, भय भी मृत्यु ही है। मनुष्य को किसी से भी नहीं डरना चाहिए, मृत्यु से भी नहीं, क्योंकि मरना तो सबको एक दिन होता ही है। तो फिर क्यों ना वो अपने इरादों की जिंदगी जिए। लीला, इधर आओ। आई माँ। प्रणाम काकू। जीते रहो। क्या खबर शिशिर? काकू, हमारे पड़ोस वाली रूबिया खाला आपके दर्शन को आना चाहती है। रूबिया खाला? हाँ हाँ, वही बूढ़ी खाला जो आपको बचपन में खिलाती थी। अरे तो बुलाओ उन्हें। जी काकू। अंदर आते हैं, अंदर आते अरे हम तो ठीक है मियाँ, अब अपनी कहो। बहुत दिनों से दीदार को तड़प रहे थे। आज ये शिशिर बंदे ने मुलाकात करवा ही दी। आप क्यों हमारी? आप काफी थकी लग रही है, यहाँ बैठिए। यहाँ आई। बहुत थक गए हैं मियाँ। आखिर सीधे पेशावर से तो चलकर आ रहे हैं, पर आप भी बहुत कमाल के इंसान हैं। अरे इंसान नहीं, फरिश्ता है, फरिश्ता जो अपने मुल्क की खातिर मर मिटने का इरादा पाल बैठे हैं। पेशावर से आ रही है, लेकिन शिशिर तो कह रहा था आप हमारे पड़ोस में रहती हैं। ठीक ही तो है काकू, इनसे ज्यादा नजदीक और कौन है हमारे? आखिर जरूरत पड़े तो ये देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाली शख्सियत है। देश की आजादी इनका दीनो ईमान है। देखिए कितने दूसरे तरीके से आपसे मिलने पहुंचे हैं। बहुत खुशी हुई है सब जानकर, बस आप हुक्म करें। क्या हुक्म मेरे आका, हम तो आपको यहाँ से निकालकर अपने वतन की ओर ले जाने के लिए हाजिर हुए हैं। बस तैयार रहिए। आप क्या चाहती हैं? मैं कुछ समझा नहीं। लो, आ गए ना धोखा, अब भी नहीं पहचाना हमें। पर आप मेरे आला हुजूर बंदे को अकबर शाह पठान कहते हैं। पेशावर फोर्ट ब्लॉक के नेता, हमारे निकट सहयोगी मियां अकबर शाह पठान नौसेरा वाले। सुर सलाम सुभाष भाईजान। सुर सलाम। ओह भाईजान, आप, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि हम फिर मिलेंगे, लेकिन
शिशिर तो कहता था कि आपकी लंबी दाढ़ी मूछे हैं और अंग्रेज गुप्तचरों से बचकर यहाँ पहुंचना संभव ही नहीं है। अरे वो तो हमने जब देखा कितना सख्त पहरा है तो एक बार के लिए हम भी चकरा गए थे, लेकिन इस शिशिर बंदे के आला दिमाग ने आखिर तरकीब निकाली ली। काकू, जो ही मैंने एक बार चाचा से कहा कि दाढ़ी मुझसे परेशानी पैदा कर सकती है, तो एक पल भी नहीं सोचा और बोले प्यारे बंदे, अपने वतन के खातिर दाढ़ी मूछे तो क्या, हम तो सर पे कटाने को तैयार हैं और चेहरा सफाचट करवा लिया। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? वतन की खातिर कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं होती भाईजान। हिंदुस्तान क्या मेरा वतन नहीं है? वाह पठान साहब वाह, आप जैसे सपूतों को पाकर भारत माँ धन्य हुई। आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे एक और सगा भाई मिल गया मुझे। आज हम 1 और 1 11 हो गए हैं। 1 और 1 11 नहीं भाईजान, 111 कहिए, क्योंकि बंदा बगतरा भी आन पहुंचा है। हाँ शिशिर बता रहा था। आला हुजूर, आपको तंगा देखकर मेरा दिल खुशी से झूम रहा है। आपकी बीमारी की बात सुन कर हम तो हिम्मत ही हार बैठे थे। सोच रहे थे कि हिंदुस्तान की आजादी अब सपना ही रह जाएगी। सारे मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा था, लेकिन शुक्र है परवरदिगार का। ये सब उस परवरदिगार का ही चमत्कार है भाईजान, वरना इस सरकार ने तो मुझे अधमरा करने के बाद ही जेल से छोड़ा था, वो भी घर में नजरबंद रहने के लिए। खुदा नेक दिल इंसानों की जरूर मदद करता है, हम उसके एहसानमंद हैं, वही आगे भी आपकी जरूर मदद करेगा। काकू, काका भगतराम कह रहे थे आपके मुकदमे की तारीख से पहले सीमा पार कर लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई भी संकट पैदा हो सकता है। यानी 27 जनवरी से पहले। शिशिर भाई ठीक बोलता है। और काकू, सीआईडी की वो फाइल भी मैंने अच्छे तरीके से देखकर वापस लौटा दी। आपके बारे में जो जो सूचनाएं थी वो मैंने याद कर ली हैं। इसी के अनुसार एक अनूठी योजना क्या थी। कैसी योजना है? यहाँ से किसी एक रात को हम कहाँ से मिलेंगे, आप पेशावर जाने वाले ट्रेन में बैठेंगे, चाचा अकबर और भगतराम आपको पेशावर स्टेशन पर मिलेंगे, फिर वही आपको काबुल के रास्ते मॉस्को पहुँचाएंगे, जहाँ से आप जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुँच जाइएगा। और यहाँ से निकलने की योजना? वो भी तैयार है। काकू, आपकी दाढ़ी मुझे तो बढ़ी चुकी है, बस 2-4 दिनों में ही पठानी रहन सहन, पश्तो जवान का लहजा और थोड़े अंदाज से और सीख लीजिए। थोड़ी पश्तो बोलने और समझने का अभ्यास भी बहुत जरूरी है। पर ये सब कौन सिखाएगा मुझे? इला सिखाएगी, और कौन? हमने उसको सबको समझा दिया। आपको बीमा कंपनी का ट्रेडिंग एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन बनना होगा। लेकिन पठानी और काबुली रहन सहन के बारे में इला क्या जानती है? वो सब जानती है। रविंद्र ठाकुर के काबुली वाला नाटक में उन्हें पर पठान का रोल कर चुकी है। मैं खुद दंग रह गया जब उसने पठानी अंदाज में ओए ललिती जान बोला, बस सुनकर आनंद आ गया। बड़ा मजा आया, हमने भी सुना। वो सच में पठानी बंदे जैसा बोलती है, वो काबुल का रस्म रिवाज बहुत खुद जानती है। कमाल है, इला इतनी बड़ी आर्टिस्ट है। यही नहीं भाईजान, बिटिया ने तो शेरवानी पैजामा भी सिलना शुरू कर दिया है। तो खलाजान कल फिर आइएगा। आप जा रही है खाना भी? तशरीफ लाने के लिए शुक्रिया। इतनी देर अपने पास बिताया, इज्जत बख्शी, अल्लाह करे मुकरमा आप पर बरसे, आपके मन की मुराद पूरी हो, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा आप? बेटा कब आए? यात्रा कैसी रही? बस पहुंचा ही। यात्रा अच्छी रही। फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों का विश्वास हो रहा है और कांग्रेस के बड़े नेताओं के लोगों के मन में गुस्सा है। वो तो दिख ही रहा है दादा, बड़े नेताओं की ठंडी राजनीति के कारण लोगों के मन में निराशा है। लगभग 1 महीने तक मैंने कई राज्यों में घूमकर ये महसूस किया कि अब तो लोग खुलकर जाति, राज्य और समाज के नाम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनसे देश के अच्छे भविष्य की उम्मीद करना ही बेकार। वही तो, पहले मुझे 3 सालों के लिए पार्टी से निकाला, फिर आपको भी 1 साल के लिए निकाला। ये सब फॉरवर्ड ब्लॉक के बढ़ते कदमों का असर है दादा। मुझे तो लगता है कि हमारे देश के नेता स्वाधीनता आंदोलन को भुलाकर किसी भी तरह सत्ता पा लेना चाहते हैं। यही तो समस्या है। इस कठिन समय में भी अगर लोग एक साथ काम नहीं कर सकते तो आजादी के बाद देश को क्या संभालेंगे? मुझे तो डर है बाद में खुशहाली के बजाय देश को कहीं बर्बादी का सामना न करना पड़ जाए। लेकिन दादा महात्मा जी तो दूरदर्शी है, लोग तो उनकी बात भी मानते हैं। ये केवल बहम है। सब उनके चरण तो सुनते हैं लेकिन सबके सब अपने मन की ही है। खासकर हम लोगों से तो नाराजगी साफ दिखाई देती है। पर दादा मैं ऐसा नहीं मानता।
मैं तो अभी भी महात्मा जी को अपना आदर्श मानता हूँ। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि उनके बगैर आजादी का सपना अधूरा ही रहेगा। सुभाष, तुमसे ये सब सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। दादा, महात्मा जी का ये पत्र देखो। प्रेसिडेंसी जेल से मुक्त होने के बाद मुझे मिला। देखो तो। देखिए सुभाष, तुम स्वस्थ रहो या अस्वस्थ, लेकिन तुम हो अपराजित। मैं तुम्हारी लोकप्रियता अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे तुम्हारे बीच कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। आगे लिखा है, जब तक हम एक दूसरे से सहमत नहीं हो जाते तब तक हमें अलग अलग दिशाओं में ही चलना होगा, ये जानते हुए भी कि हमारी मंजिल एक ही है। देखा दादा, कितना अद्भुत आकर्षण है महात्मा जी के शब्दों में। इसका अर्थ है उनका तानाशाही रूप सिर्फ सैद्धांतिक है। भावनात्मक दृष्टि से वो हमारी क्रांतिबद्ध के समर्थक नहीं होते हुए भी वो हमें एक शुभ चिंतक की तरह मन से चाहते। दादा, इसीलिए मैंने तय किया है कि देश की आजादी के लिए देश की सीमाओं के बाहर जाकर काम करूं, क्योंकि यहाँ कई लोग कदम कदम पर रुकावटें उत्पन्न करेंगे और मुझे पूरा यकीन है अंग्रेजों के दुश्मन देश भारत की मदद करने जरूर आगे आएंगे। लेकिन ये सब होगा कैसे? पूरी योजना बन चुकी है बाबा, बस आप ही का इंतजार था। लेकिन ब्रिटिश सरकार तो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। उसकी आंखों में धूल झोंककर सीमा पार करने का संभव हो पाएगा? उसकी योजना भी बन चुकी है बाबा। एक रात मुझे पठानी विवाह एजेंट के रूप में कार से रवाना होना है। धनबाद में डॉक्टर अशोक बेर के घर आपका विश्राम होगा, फिर दमोह स्टेशन पर काकू वार्ता में करेंगे, कार मक्खू चला होगा। काकू के रथ का साथी बनकर उनको उनकी मंजिल तक छोड़कर आऊंगा, जैसे गौतम बुद्ध को उनके रथ का साथी मंजिल छोड़कर आए। लेकिन क्या? बोलो बाबा, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी इस देश की क्रांति के महासंग्राम में पूरे समय कृष्ण की तरह काकू के साथ हूँ। आप कहिए ना काकू से, वो मुझे अपने साथ रखें। प्रिय शिष्य, देश को आजाद कराने की जो तड़प तुम्हारे मन में है वो हमसे छिपी रही। मेरे प्रति भी तुम्हारी आस्था बहुत गहरी है, लेकिन तुम जानते हो कि दादा को, भाभी माँ को और उससे भी ज्यादा छोटी बहन हीरा को तुम्हारी जरूरत है। सुभाष की बात को गहराई से समझो शिष्य। अकेले सुभाष का ही सीमा पार करना मुश्किल लग रहा है। बाबा, काकू महान है। मेरा मन कहता है ये यात्रा न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए कल्याणकारी साबित होगी। सच कहते हो तुमने क्या सोचा है सुभाष? दादा, आपका आशीर्वाद मिल गया, मैं धन्य हूँ। मैं जल्दी ही माँ की साधना के लिए एकांतवास में जाऊंगा और फिर पूर्ण अज्ञातवास। खाना पीना, मिलना जुलना, दर्शन सब बंद। पर्दे के नीचे से भोजन की थाली अंदर जाएगी और खाली होकर लौट आएगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। दादा, आपका और भाभी माँ का आशीर्वाद तो मेरे जीवन के अमूल्य धरोहर है। आज से बातचीत की जगह संकेत की भाषा ही हमारे लिए ज्यादा ठीक रहेगी। जी का मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए माँ, बस मेरे संकल्प को पूरा कर दो। मेरे देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करा दो माँ। ऐसा ही होगा भाभी माँ। शिशिराज रात 9 बजे कार लेकर आए। मनिंदा बीमा एजेंट के वेश में उसी कार से घर उतर कर आई। आप तो आधी रात को उसी वेश में उसी कार से घर से निकले। तथास्तु, ऐसा ही होगा। মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন, আমার মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন, তার গন্ধ না থাক যা আছে সে নয় রে ভুয়া বরণ, গন্ধ না থাক ও তার গন্ধ না থাক যা আছে সে নয় রে ভুয়া বরণ, মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন। कौन है भाई, अंदर आ जाएं। हम घर ब्रिटिश सरकार के बिल के चलते
अभी हमने एक जेंटलमैन को अंदर आते हुए देखा है, लखनवी इमाम के लिबास में, चश्मा लगाए, दाढ़ी वाला। कहाँ गया? कौन आया है? यहाँ तो कोई नहीं। आए हैं बाबा के दोस्त लखनऊ से चाचा जियाउद्दीन बीमा इंस्पेक्टर। शायद बाबा के पास उधर होंगे, मैं देखता हूँ। आज भी चाचा जी ने कुछ नहीं खाया है। 2 दिन हो गए, शाम को कुछ भी खा। देखो यार, कुछ कागज पत्री जरूर हो। हाँ है, लिखा है, कल से माँ के चरणों में मौन साधना से एक नई ऊर्जा मिली है। अब इसी तरह चलेगा। ये रहे चाचा एमजे, बाबा के पुराने दोस्त हैं। बाबा से वर्षों बाद मिले हैं, खाना वाना खाते जाएंगे। अरे अभी देर और शांत है, रिश्तेदार आप ही? हाँ, बात ही कुछ है। सब कुछ बड़े तपस्वी हैं, माँ काली के सच्चे भक्त हैं। हमने बहुत बड़े बड़े तपस्वी महात्मा देखे हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसे सांसारिक मोह ना हो। मिस्टर सुभाष सचमुच महान है। हमने भी बापू को ध्यान साधना करते हुए देखा है। वो सचमुच एक अलौकिक आत्मा है। मिस्टर दर, आप भी तो इसे को मानते होंगे। हाँ, मानते हैं, लेकिन यहाँ तो हम कुछ चमत्कार देख रहे हैं। लीजिए। माँ, चाचा सुभाष ने आपके लिए पूछा से आशीर्वाद दिया। धन्यवाद मिस्टर सुशील। सॉरी, हमने आपको उल्लंघन कर दिया। अब हमें जाना चाहिए। मैं मोहम्मद जियाउद्दीन, स्टैंडर्ड। आपसे मिलकर खुशी हुई। अच्छा, अब हम जाते हैं। थैंक यू। ये भी ठीक रहा मिस्टर एमजे। काफी हुई सुधर कर आती है। माँ, अब मेरा सवाल। ठीक है। तो देखो सुजीत, कैसा लगता हूँ मैं? अरे वाह, पूरे पठानी का बन गए हो। काले रंग की शेरवानी, नीला पजामा, सिर पर पे टोपी, लंबी लंबी दाढ़ी मूछे और पैरों में शू। वाह काकू वाह, अंग्रेजी हुकूमत तो क्या, हम सारे घर वाले मिलकर भी आपको नहीं पहचान पाएंगे। ओए लाले, क्या बोलती? हिला बिटिया कमाल का बंदा है। ओए काकू, आप तो सच में कमाल के इंसान हैं। आपकी जिंदा रही और हौसले को मेरा सलाम। ये सब तुम्हारा ही कमाल है मेरे को। चलो अब देरी मत करो। मनीष, ये पढ़ाने भी उतारो और अंदर पूजा घर पे जाकर लाल चादर ओढ़ कर बैठो। जी सर। काकू, आपकी जापानी वाटर गाड़ी बाहर खड़ी है, उस पर एमजे क्लिक किया है। आपको बाहर मेन गेट से बाहर आकर गाड़ी में किसी सीट पर बैठना है। गाड़ी की स्टेरिंग सीट पर मत बैठो। आपका सारा सामान रख दिया है, केवल गीता को छोड़कर। वो किसके? पठान गीता जो नहीं पढ़ते मिस्टर एमजे। तो तुम काफी समझदार हो। सुजीत, अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई नहीं, सब कुछ ठीक है। कम से कम जासूसों को तो नाम आते थे शक्ति। उनके लिए तो आप ध्यान में लीन हो चुके हैं। तो बाबा के दोस्त मिस्टर एमजे बाहर जा रहे हैं। कितनी देर में चलना होगा? ठीक है, 1 बजे, यानी 10 मिनट बाद। एलगी रोड से लेफ्ट जाऊं और फिर हैरिसन रोड पार करते हुए हमारी गाड़ी ग्रांड ट्रक रोड पर दौड़ रही होगी। माँ आपकी अगर सफल बनाए। आप सबकी शुभकामनाएं लेकर ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मनीन्द्र को ठीक 10 दिन बाद यानी 26 जनवरी को मुक्त कर देना और मेरे गायब होने की घोषणा कर देना। तब तक मैं भारत की सीमा से बाहर जा चुका हूँ। वो सब हमें याद है काकू। आपकी साधना कक्ष से भोजन की थाली का लौटना, माँ को सबका प्रसाद बांटना, ये सब कार्यक्रम इसी प्रकार चलते रहेंगे। हम ये प्रचार करते रहेंगे कि आप घोर तपस्या में बाधा ना पड़े, इससे आप एकांतवास करें। भाभी माँ, आशीर्वाद अब स्वतंत्र भारत की धरती पर ही मिलना होगा। 1 बज रहा है काकू। सुशील, अब मैं तुम्हारा काकू नहीं। ओ सॉरी मिस्टर जियाउद्दीन साहब। सुभाष निकल पड़े संघर्ष के अगले पड़ाव के लिए। कलकत्ता से पेशावर और काबुल की गुप्त यात्रा में थे। थोड़ी सी भी चूक अनर्थकारी हो सकती थी, लेकिन कलकत्ता छोड़ने से पहले भी कष्टों की गंगा में
बहुत जल बह चुका था। 1934 में जब सुभाष स्विट्जरलैंड से इलाज करवाकर लौटे तो नजरबंद कर लिए गए। फिर उन्हें यूरोप जाना पड़ा। रोम में भारतीय छात्रों से मिले, आयरलैंड में अनेक नेताओं से मिले, मुसोलिनी से भी भेंट हुई। सुश्री एमिली शेंकल के सहयोग से इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी। अप्रैल 1936 में जब भारत आ रहे थे तो जहाज पर ही उन्हें बंदी बनाकर यरवदा जेल में डाल दिया गया। देश भर में रोष फैल गया। सारे देश में सुभाष दिवस मनाकर उनकी रिहाई की मांग की गई। जनवरी 1938 हरिपुरा अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। उस समय उन्हें 106 डिग्री बुखार था, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव रखा। ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया जाए कि वो 6 माह के अंदर भारत को स्वतंत्र कर दे। मतभेद बढ़ने पर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक अलग दल बना लिया। अपने सिद्धांतों पर दृढ़ देश के एक वीर नेता के रूप में सुभाष की पहचान बनी। अक्टूबर 1939 में लखनऊ की विराट सभा में उन्होंने सिंह गर्जना की। आजादी मांगी नहीं जाती, ली जाती है और हम उसे प्राप्त करके ही दम लेंगे। 22 जून 1940 में बंबई जाकर उन्होंने वीर सावरकर से भेंट की। इससे पहले यूरोप में युद्ध छिड़ चुका था। सुभाष ने युद्ध का विरोध किया। उन्हें फिर नजरबंद कर दिया गया और अगले ही महीने कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में डाल दिया गया। दिसंबर 1940 में बीमार अवस्था में उन्हें छोड़ा गया। भारतीय सेना के प्रवासी जवानों, अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों, मेरा नाम आबिद हसन सफरानी है और मैं भी आप ही की तरह एक भारतीय हूँ। स्वतंत्र भारत केंद्र में मेरे कई साथी यहाँ मौजूद हैं जो आप सबका स्वागत करेंगे। श्री NC नामबियार जो नामी पत्रकार है और दूसरे साथी हैं अहिंसा और सत्याग्रह के पुजारी महात्मा गांधी के अनन्य भक्त श्री NC गडबुले। हमारे अलावा श्री अमाल्या, डॉक्टर मलिक, सिद्धापुर रहमान और अनेक साथी सभा में मौजूद हैं। मैं उन सबका भी स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी यहाँ ओल्ड तो मसरूदा के 3 नंबर
शुभ सुख चैन के बरखा बरसे भारत भाग्य जागा पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला जमुना गंगा तेरे नित गुण गाए तुझसे जीवन पाए सब तन पाए आशा सूरज बनकर जग पर चमके भारत का सुहागा जय हो जय हो जय हो जय 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 हो भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आपके बीच खड़ा हूं। मुझे खुशी है कि आज भारत माता को साक्षी मानकर आप सबके सामने स्वतंत्र भारत के लिए साझा हो रही है। इस अवसर पर मैं अपनी प्रतिज्ञा फिर से दोहराता हूं। जब तक भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं करवाऊंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। हम सब प्रतिज्ञा करते हैं देश के लिए मर मिटेंगे आजादी लेकर रहेंगे आजादी लेकर रहेंगे आजादी लेकर रहेंगे। भाइयों अभी हमने स्वतंत्रता के महानायक हमारे प्राण प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भाग्यशाली है कि हमें भारत माता के आज प्रपोज के बाद राष्ट्र सेवा की शिक्षा लेने का अवसर मिला है। आज हमारे नेता है हम उनके प्रति वफादारी की शपथ लेते हैं शपथ लेते हैं शपथ लेते हैं। और आज से हम हमारे नेता को सम्मानपूर्वक नेताजी कहकर ही पुकारेंगे। हमें स्वीकार है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। भाइयों कुछ देर पहले आपने एक मंत्र सुना था जय हिंद। यह आप सबको कैसा लगा? अत्यंत मोहक अत्यंत भारत की एकता का दीपक सुनते ही मन और दिमाग जैसे नई चेतना जागृत हो। मुझे विश्वास जय हिंद का मंत्र हर भारतवासी को जनता में नए प्राणों को संचार ये हमारी विजयी का अमर सत्य। जय हिंद के दो शब्दों में स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की अथक साधना का रहस्य छिपा है। अब हम सबको प्रत्येक भारतवासी को दिल से उठते बैठते सोते जागते आपस में मिलने पर अभिवादन के रूप में जय हिंद का पवित्र घोष दोहराते रहना है। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हमें राष्ट्र नेता मिला, राष्ट्र गान मिला, राष्ट्र ध्वज मिला, राष्ट्र पिता मिला, राष्ट्र संबोधन जय हिंद मिला, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं मिली। भारत अनेक भाषाओं का विशाल राष्ट्र, लेकिन हिंदी भाषा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सबको आपस में जोड़ती है। इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा के पद पर हिंदी भाषा प्रतिष्ठित होगी। भाइयों आज हमारा मन खुशी से भरा हुआ है। ऐसा लगता है मानो भारत के राजनीतिक उद्धार के लिए एक निर्णायक लड़ाई शुरू हो गई है और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें नेताजी जैसे महान सेनापति मिले, उनका कुशल नेतृत्व मिला है। नेताजी ने हमें 5 अनमोल वरदान दिए हैं। जय हिंद का सशक्त पावन और लोकप्रिय विवाह तिरंगा झंडा जिसके बीच छलांग लगाता शेर अधिचिन्ह के रूप में अंकित जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम की प्रकटता का प्रतीक है। तीसरा वरदान है राष्ट्रगान जो भारत माता की वंदना ही नहीं हमारी एक सूत्रता का समृद्ध ज्ञान। चौथा है स्वाधीनता संग्राम के महानायक महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता का पवित्र संबोधन और 5वां वरदान है राष्ट्रभाषा। साथियों स्वतंत्र भारत केंद्र को चलाने की जिम्मेदारी जिस कुशल और निष्ठावान लोगों ने ली है वे आपके सामने। इस अवसर पर हम आदरणीय आर्टिफिशियल के साथ साथ जर्मनी के सूचना विभाग के निदेशक डॉक्टर एडम वॉन ट्रॉट और उनके सहयोगी मिस्टर एलेक्जेंडर बर्ग का भी आभार प्रकट करते हैं। उनके सौजन्य से जर्मनी के सूचना विभाग में भारत विभाग को दिया गया है। जर्मन सरकार ने हमारे सेंटर को भारतीय दूतावास का दर्जा दिया है और उसके सभी सदस्यों को राजनीतिक सुविधाएं को भी सभी सुविधाएं देना स्वीकार कर दिया है। अब आप सब मेरे साथ हमारा प्यारा नारा 3 बार दोहराएंगे। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आपको बढ़ के झूमेंगे मतवाले मन आजादी के हम दुनिया जंगल घूमेंगे गोली खा के झूमेंगे आपको बढ़ के झूमेंगे मतवाले मन आजादी के हम दुनिया जंगल घूमेंगे। सुभाष हमारा हावी है गुलाबी के तालों की चाबी है खतरा बाकी है।
रात भर जाकर अंतरिम आजाद हिंद सरकार का घोषणा पत्र तैयार करा। मिस्टर अय्यर, क्या ये सब हम नहीं कर सकते? हमारे लिए आसान नहीं था। ये घोषणा पत्र कोई साधारण दस्तावेज नहीं है। आज के स्वाधीनता संग्राम की भावी दिशा का संकेत है। देखिए मिस्टर अय्यर, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अंतरिम आजाद हिंद सरकार का घोषणा पत्र सुनकर ही लोग उमड़ पड़े हैं। चुने हुए लोगों को ही बुलाया था, वो तो अभी से भर गया है। लोगों की भीड़ आती ही जा रही है। मिस्टर अय्यर, लोगों का जोश तो उस दिन भी दिखाई दे रहा था जब 4 जुलाई को सिंगापुर के सत्वांग हवाई अड्डे पर जापानी विमान का दरवाजा खुलते ही नेताजी प्रकट हुए। आइए डॉक्टर लक्ष्मी को बुलाते हैं। धन्यवाद आमिर भाई। सचमुच भारत की स्वाधीनता का सपना सच हुआ। लोगों का कहना है कि पूर्वी एशिया के 30 लाख भारतीयों ने जिस जोश और उल्लास के साथ नेताजी के आदेश का पालन किया, भारत के इतिहास में सन 1857 के बाद ना तो कभी ऐसा देखा गया और ना ही कभी सुना गया। कितनी देरी है कार्यक्रम प्रारंभ होने में? महोदय, मैं वही तो बताने आई हूँ कि 10:30 बज गए हैं। नेताजी और माननीय राज बिहारी बोस जल्दी ही यहाँ पहुँच रहे हैं। और हाँ, आपको सभा का संचालन करना है। अभी भाई, आप जल्दी करो। डॉक्टर लक्ष्मी, आप उधर महिलाओं का मोर्चा संभालें। जी। भाइयों, बहनों, नौजवानों और पड़ोसी देशों के अच्छे मित्रों, भारत माता के 2 लाडले सपूत राज बिहारी बोस और हमारे प्राण प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस कुछ ही देर में हमारे बीच आ रहे हैं। आप गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाइयों और बहनों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने अस्थायी आजाद हिंद सरकार का राष्ट्राध्यक्ष चुना है। इसलिए मैं नेताजी से प्रार्थना करता हूँ कि भारत सरकार के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते वे अपने पद की शपथ ग्रहण करें। आपने मुझ पर भरोसा कर मुझे एक भारी जिम्मेदारी दी। मैं सुभाष चंद्र बोस ईश्वर को साक्षी मानकर एक शपथ लेता हूँ कि भारत के 38 करोड़ देशवासियों को आजाद कराने के लिए मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखूंगा। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। भाइयों, नेताजी द्वारा अपनी आजाद हिंद सरकार का गठन कर लिया गया है। अपने मंत्रियों को पद एवं निष्ठा की शपथ दिलवाएंगे। मंत्रीगण आगे आए और शपथ ग्रहण करें। हम ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं कि भारत देश आजाद हिंद सरकार और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति निष्ठापूर्वक त्याग की भावना से अपने जीवन की आखिरी सांस तक स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। आपके महिला वर्ग को लेकर सहयोग मिलेगा। नेताजी, हम वे सभी काम कर सकती हैं जो हमारे भाई लोग कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील करती हूँ कि रेड क्रॉस के साथ साथ हमारी बहनों को भी सेना में शामिल कर दिया जाए। आजादी के लिए हम सब भी अपनी हाजिरी देने को तैयार हैं। आप ठीक कहती हैं कैप्टन लक्ष्मी, आप ठीक कहती हैं कैप्टन लक्ष्मी। हमारी मातृशक्ति ने कभी भी किसी भी काम में कोई भी कमजोरी नहीं दिखाई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि देश का कोई भी समुदाय आजादी में अपना खून बहाने से वंचित न रह जाए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। जो भी बहनें रेजिमेंट में भर्ती होना चाहती हैं, वो यहाँ पर अपना नाम लिखें। ठहरो बहनों, ये केवल औपचारिक स्वीकृति का पत्र ही नहीं, बलिदान का शपथ पत्र है और इस पर हस्ताक्षर स्याही से नहीं, खून से होते हैं। सबसे पहले मैं अपने हस्ताक्षर करूँगी।
लुटाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। रानी झांसी रेजिमेंट की सूची प्रस्तुत है। बहनों, आपके खून से हस्ताक्षर किए गए बलिदान के इस पवित्र कागज को मैं अपने माथे से लगाता हूँ और गर्व के साथ ऐलान करता हूँ कि महान भारत की रणचंडियां दुश्मन को ललकार रही हैं। उनका खून इस बात का गवाह है कि दुश्मन जल्दी ही पराजित होगा और हमारा देश आजाद होकर ही रहेगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। In an effort to quickly resolve the war, the little boy bomb was dropped on Hiroshima, Japan by the Enola Gay bomber at 8:15 a.m. local time. The bomb exploded above the city and caused the destruction of roughly 5 square miles of land. Not only that, but 70,000 people were injured and 70 to 80,000 more were instantly killed. Japan remained steadfast in their refusal to bow to pressure. 3 days after the Hiroshima bombing, the country was still attempting relief efforts when the boxcar bomber dropped the Fat Man bomb on Nagasaki at 11:01 a.m. on August 9th. The bomb missed its intended target, but the explosion above Nagasaki killed between 40 and 75,000 people instantly. While burns and radiation poisoning were immediate health problems caused by the bombs, the effects of both explosions were felt for years to come. Cancers and other diseases plagued the population in the decades following the attacks. The American government prepared for the possibility of further nuclear attacks. जापान अमेरिका के एटम बमों की आग से तस्कर क्यों मिला रहा है? उसने मंचूरिया पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। वहाँ से जापानी सेनाएं भाग रही हैं। इधर रंगून के बाद ब्रिटिश फौज सिंगापुर की ओर बढ़ने की तैयारी में है। ये साहब ये समझ नहीं आ रहा है आखिर रूस ने मंचूरिया पर धोखे से हमला क्यों किया, जबकि जापान के साथ तो उसके संबंध काफी अच्छे थे। दूसरे लोगों का दिमाग आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है साहब। हमारे नेताजी आज भी भारत के लिए रूस की सहायता में विश्वास कर रहे हैं। जापान चरित्र को हम देख रहे हैं। नेताजी तो धर्म से आशावादी है, हो सकता है वो भी जापान सरकार से कहे कि उनकी मुलाकात करें और रूस के साथ रूस की परिस्थितियों में तैयारी नहीं है। लेकिन अब तो हमें ये देखना है कि हमारा फायदा किस बात पे है। रूस ने जापान पर हमला कर दिया, इसका ये तो नहीं कि हम भी रूस को अपना दुश्मन बना रहे। मैं पहले ही जानता था अमेरिका और ब्रिटेन के ऊपर हुकूमत का पागलपन सवार है। कोई भी गलत काम करने से नहीं चूका। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम फेंककर उन्होंने अपने हिंसक बर्बरता साबित कर दिया। हम समझ सकते हैं जापान के सामने समर्पण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। श्रीमान अमेरिका और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े रहने की हर कौम हमारी भी नहीं। मैं जानता हूँ सामान की कमी के कारण हमारी आयु ने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर सकती है, लेकिन वो हार नहीं मानेगी, बल्कि आज़ादी की अलग को जगाए रखेगी। बस तो ये है कि केवल वही सेना आती जो उसको हारा हुआ मान लेती। सबसे ज्यादा खबर में आप ही की है। ये आप सिंगापुर में ही रहते हैं तो सैनिकों के साथ बंदी बनाने जाओगे। लेकिन मैं तो अपने साथियों के साथ रह रहा हूँ। मेरे सरकार के खिलाफ युद्ध करने के अपराध में अगर मुझे बंदी बना लिया गया और गोली मारने का आदेश दिया गया तो पूरा देश टूट पड़ा और अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। कैप्टन वीवर्स, रेजिमेंट की लड़कियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की आपने क्या व्यवस्था की? नेताजी, सिंगापुर में लगभग 500 लड़कियां हैं। उनमें से कोई भी अपने माता पिता के पास नहीं जाना चाहती। वो सब अपने फौजी भाइयों के साथ गिरफ्तार होना चाहती है। श्रीमान, वो आपको बुला रही है। आप चलें और उन लड़कियों का हौसला बढ़ेगा। अभी क्यों? रेजिमेंट की लड़कियां रानी लक्ष्मीबाई का नाटक खेल रही हैं। उन्होंने आपको भी देखने के लिए बुलाया है। ऐसे हालात में क्योंकि मौत से तो मंडरा रही है, मनोरंजन की क्या पूछे? मनोरंजन से हमारे दिल और दिमाग हल्के होंगे तो निर्णय लेने में आसानी होगी। श्रीमान, आपके विषय में तुरंत कुछ न कुछ निर्णय होना बहुत जरूरी है। वो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। आप जो भी निर्णय करेंगे उसे मैं स्वीकार कर लूँगा। आप लोग विचार करें, मैं नाटक देखता हूँ।
साहब नेताजी से मिलना चाहते हैं। सम्मानपूर्वक अंदर ले जाओ। हमारी सेनाएं बैंकॉक, फिलीपींस और अपने नए जापान को रवाना हो चुकी है। आजाद हिंद फौज के सैनिकों की संख्या अधिक होने के कारण अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन नेताजी चाहे तो वे किसी भी सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं। उनका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन नेताजी कहाँ जाएंगे? क्यों ये आदमी कहीं और? हाँ साथियों, क्या निर्णय रहा? जापानी सेना के अधिकारी विशेष रूप से आए हैं। इनका कहना है कि आपको किसी अज्ञात स्थान पर चले जाना चाहिए ताकि आप उचित अवसर पर वापस आकर आजादी का संघर्ष पूरे बढ़ाना कर सकें। यही सबसे तो क्यों होगा? जापान सरकार का प्रस्ताव विचार करने होंगे ना? क्या प्रस्ताव? सिंगापुर हवाई अड्डे पर जापानी बम्पर से विमान खड़ा है। इसके द्वारा आप पहले बैंकॉक जाएंगे, वहाँ से अगले दिन सैगोन और आगे आप अगली जगह के लिए उड़ान भरेंगे। महावीर, आपकी पूरी जिम्मेदारी जापान सरकार की है। आप चाहें तो रूस अधिकृत मंचूरिया तक शहर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ आप सहज ही रूसों से संपर्क कर वहाँ बंदी बना ले जाने का खतरा उठा सकते हैं। भैया ये ठीक रहेगा। मंचूरिया से आगे मुझे मास्को भेज दिया जाएगा और मैं वहाँ कोई नया रास्ता दिखा दूँगा। श्रीमान, आप अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे और यहाँ की व्यवस्था के लिए आपका क्या आदेश है? आप टीपू राणा, कर्नल जेसव सिंह और गुरुद्वारा से मेरे साथ चलेंगे। मेजर आबिद सर और देवदा दास को हम बैंकॉक से साथ मिलेंगे। कर्नल एलविन यानी हमारे प्रतिनिधि के रूप में यहाँ रहेंगे। आप सारी व्यवस्था करें। और यहाँ के सैनिकों के लिए क्या आदेश है महावीर? बहुत जरूरी आदेश है, लिखो। मेरे प्यारे वीर जवानों, दिल्ली पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं और दिल्ली पहुंचना ही हमारा लक्ष्य है। पूरी एशिया के प्रवासी भारतीयों के लिए कोई संदेश? बहुत जरूरी संदेश है, लिखो। इस संकट की घड़ी में मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है। आपने इस आज़ादी की लड़ाई में जो सहयोग किया है वो भारत के इतिहास में जरूर लिखा जाएगा। हमारी इस अस्थायी विफलता से आप जरा भी निराश ना हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारत अवश्य स्वतंत्र होगा। जय हिंद। आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय रहे। साथियों, मैं अपने जीवन में अनेक बार अज्ञात भविष्य की ओर यात्राएं कर चुका हूँ। इस बार फिर एक अज्ञात लक्ष्य की ओर यात्रा कर रहा हूँ, एक नए अग्निपथ की ओर। मेरा विश्वास करें, हम फिर मिलेंगे। जय हिंद। जय हिंद। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। और देखते देखते भारत के महान सपूत अमर सेनानी नेताजी सुभाष पूरे राष्ट्र में आजादी की प्राणवायु का संचार कर अंतर्ध्यान हो गए। जीवन में अनेक रोमांचकारी रहस्यों को जन्म देने वाले महानायक की मौत भी रहस्य बन गई, लेकिन उनके बाद आजादी का शंखनाद इतनी प्रखरता के साथ गूंजने लगा कि दास्ता की लंबी रात के बाद हमने आजादी का सवेरा देखा। हमारे वीर शहीदों, देश पर सर्वस्व न्योछावर करने वाले देशभक्तों, सुभाष और गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के आगे अंग्रेजी सत्ता को झुकना पड़ा। लेकिन हमने अनेक खौफनाक मंजर भी देखे। देश के टुकड़े, सांप्रदायिक उन्माद, मारकाट, लूट खसौट, आग की लपटें, खून की नदियां, न जाने क्या क्या। महानायक सुभाष बार बार याद आ रहा है। क्या यही सपना देखा था उसने अपनी प्राण प्रिय भारत माता का? क्या उसकी देशभक्ति के ऊंचे आदर्श, उसके त्याग, तपस्या, साधना, बलिदान, उदात्त जीवन और राष्ट्र के नव निर्माण की संकल्पना कहीं खो गई है? सुनो सुभाष, तुम्हें फिर आना होगा। देश तुम्हें पुकार रहा है। बोलो सुभाष, बोलो।
हे मेरे हिंद देश, मैं आ रहा हूँ युवाओं की शक्ति बनकर, राष्ट्रभक्ति की अखंड चेतना बनकर, नव निर्माण का संकल्प बनकर, देश की महानता का उद्घोष बनकर। मुझे पूरा विश्वास है अज्ञानता और भेदभाव की जंजीरें टूटेंगी, अमन और चैन का आनंद घर घर बिखरेगा, वेद और पुराणों के स्वर से सृष्टि महकेगी और एक नए भारत का निर्माण होगा। अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए, नए भारत के हर एक बालक में जीवन भरने के लिए फिर से आ रहा है मां तेरा सुभाष। तो ये था नाटक अग्निपथ। आइए इस नाटक के सभी पात्रों से मिलते हैं। शरद चंद्र बोस और ऐसे अय्यर किया संजय व्यास जी ने। विभावती देवी और प्रवासी भारतीय सुरुचि शर्मा। निमाई सत्यनारायण। डॉक्टर पंचानन प्रकाश सैनी। चारुचंद्र संदीप कुमार। अंग्रेज अधिकारी व शिशिर कुमार विवेक जाखड़। कमला देवी व कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी हिना केसवानी। इला और कमांडर थीवर्स सार्थिका माथुर। मजिस्ट्रेट और अकबर शाह विश्वजोत सिंह। हवलदार 1 व एनसी नाम्बियार दिलीप सिंह। हवलदार 2 व रास बिहारी बोस अरविंद चौधरी। हेमेंद्र घोष व मेजर आबिद हसन निर्मल चिरानिया। मनिंद्र राय व मेजर हबीबुर रहमान देवेंद्र सिंह। विद्यार्थी प्रियांक चौधरी। जेलर व जापानी अधिकारी 2 प्रियांक चौधरी। मिस्टर धर व जापानी अधिकारी 1 नवदीप रावत। जनता देवेंद्र, संजय, दिलीप, प्रकाश, निर्मल, संदीप, दीपक, अरविंद, विश्वजोत, सुरुचि, सार्थिका, विवेक, प्रियांक व नवदीप। संगीत व वीडियो स्लाइड संचालन किया संदीप कुमार, नवदीप रावत व प्रियांक चौधरी ने। मंच व्यवस्था विवेक जाखड़, दिलीप सिंह, देवेंद्र सिंह। रूप सज्जा असलम पठान। वस्त्र सज्जा हिना केसवानी, सुरुचि शर्मा, सार्थिका माथुर। सामग्री संयोजन विवेक जाखड़, विश्वजोत सिंह। वॉइस ओवर सालेहा गाजी, विनोद जोशी। मंच प्रबंधक संजय व्यास। प्रस्तुति नियंत्रक देवेंद्र सिंह। संयोजक नवीन जैन खारेड़, संजय जैन। लेखक महेंद्र जैन। प्रकाश परिकल्पना शहजोर अली। लेखक महेंद्र जैन। और अंत में संगीत प्रभाव, वीडियो संपादन, परिकल्पना व निर्देशन और इस नाटक के अहम किरदार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के किरदार में थे डॉक्टर चंद्रदीप हाड़ा।